आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अभी करंटली 4.5-5% के करीब कुछ नीचे गिरा हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 51% और अपने रीसेंट हाई से लगभग 42% डाउन है। ऐसा क्यों हुआ है, इंडसइंड बैंक इतना ज़्यादा क्यों गिरा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इधर से इंडसइंड बैंक बाउंस बैक कर सकता है, क्या ये इधर से रिकवर कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, कि अभी इंडसइंड बैंक का गेम ओवर हो चुका है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इंडसइंड बैंक का। ठीक है, अभी इंडसइंड बैंक का मैं आप लोगों के सामने जो आप चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे जो इसका ऑल टाइम हाई था वो ये था, यानी कि 2000 के आसपास का लेवल, और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 995 का चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये 2000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी आज ये 995 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को 30 नवंबर को, आप उसी दिन शाम में देख लोगे वीडियो। और जो इसका रीसेंट हाई था वो था 1694 का। ठीक है, ये मैंने बीच में कोई तो एक जो मैं स्टॉक्स फॉर द वीक वाले जो वीडियो डालता हूँ उसमें भी मैंने ये वाला स्टॉक डिस्कस करा था और मैंने बताया था कि ये स्टॉक के लिए ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट ये लेवल ब्रेक हो गया और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी सेलिंग भी आई थी। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी सेलिंग आई है और डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, जो हम लोग डेफिनेटली आगे जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस था 1694 का, वो मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं इधर एक बुलिश मोमेंटम आ सकता था, और जो मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नज़रिया ये था कि यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पर ये चौथी बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, आप देखोगे हायर लोज बना बना के ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर तो नया मतलब नया हाई बनाने के बजाय उसने एक नया लो बना दिया। ठीक है, उसने जो पुराना लो था, ये वाला जो लो था, इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर पुल बैक लेके कैसा वो क्या कहते हैं, एक नया लो बन गया, और जो पिछला वाला जो इसका लो था इसको भी ब्रेक कर दिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये अभी कहीं ना कहीं एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है। अभी अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब इस इधर जो ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल चल रहा है अभी, जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर अगर कुछ दिन कंसोलिडेट करके, कुछ मंथ या कुछ हफ्ते कंसोलिडेट करके अगर अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से प्राइस में रिकवरी तो डेफिनेटली आएगी। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। अगर ये क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर से रिकवर नहीं हुआ अभी, अगर ज़्यादा टाइम अगर इधर ही रुका हुआ रहा और अगर नीचे चला गया, मतलब सॉरी ज़्यादा टाइम अगर इधर स्पेंड नहीं करा और आने वाले हफ्ते में भी इधर से अगर गिर गया नीचे, तो इससे दो तीन चीज़ें होगी। पता है क्या होगी? सबसे पहले तो इधर प्राइस एक्शन का लेवल टूटेगा। आप देखोगे ये प्राइस एक्शन का लेवल कितना पुराना लेवल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये 2015-16 में भी यही लेवल को टेस्ट करा था। ठीक है, वापस 1516 लेवल के नीचे आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं ये पहले से बढ़ा देता हूँ, दूसरा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, तो कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगा। इसके पहले जब 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये यहाँ पर हुआ था। अगर हम लोग ये जो कैंडल देखेंगे ये मार्च अप्रैल 2020 की है, मार्च 2020 की, यानी कि कोविड के टाइम पे क्या कहते हैं, ये ब्रेक हुआ था 200 मूविंग एवरेज। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज को अच्छा खासा रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है इंडसइंड बैंक। तो डेफिनेटली अभी अगर इसको अपने प्राइस के ऊपर सस्टेन करना है तो इसको 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाना चाहिए। यही हम लोग ने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में भी जब मैंने इसका एनालिसिस बताया था। ठीक है, एनालिसिस बताया था, आप ही देख सकते हो काफ़ी बारी एक अच्छा सपोर्ट लेके जा रहा था। आप देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इसने क्या कहते हैं, इधर ही ट्रेंड रिवर्सल बताना शुरू कर दिया था। इधर आप देखोगे इसने नया हाई बनाने के लिए ऊपर तो गया नहीं, ऊपर से इसने वो लो तोड़ दिया अपना, और उसके बाद इधर एक नया लो बना के उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहाँ अभी ट्रेंड को ऐसा हो चुका है, पहले
ट्रेंड ऐसा चल रहा था, अभी वो ट्रेंड ऐसा होता हुआ पहले हम लोग को नज़र आ चुका था चार्ट पर भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात होगी। अभी हम लोग ने जैसा डिस्कस करा, वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे कि 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा मूविंग एवरेज वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। तो एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, जिसका हम लोग ने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा था, और एक होता है डेथ क्रॉसओवर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज है ना नीचे आ रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज फ्लैट हो रहा है। तो एक पॉइंट पर अगर मतलब ये गिरता हुआ ही गया, तो एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा, और वो डेथ क्रॉसओवर हो जाएगा। जब भी यूजुअली डेथ क्रॉसओवर होता है बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली मंथली वैसे टाइम फ्रेम पर अगर होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेरिश साइन का बेरिश सिग्नल देता है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडसइंड बैंक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है। हम लोग को डेफिनेटली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा बुरा लग रहा है जो भी है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, कि क्या इधर से ये रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है, और आपको क्या लगता है कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं इंडसइंड बैंक के लिए। और जब इससे पहले कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें गाइस, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने जितने भी रिश्तेदार या दोस्त लोग रहेंगे वो लोग के साथ शेयर कर देना, तो वो लोग को भी समझ में आएगा कि बैंकिंग स्टॉक्स को यूजुअली कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अभी अगर हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो मैं यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप है 77,000 करोड़ का। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस इधर ऑलरेडी 996 का दिया हुआ है। डिविडेंड यील्ड 1.66 का है, फेस वैल्यू 10 का है, इंडस्ट्री का पीई 10 का है, और इसका पीई 9.55 का है। तो अगर पीई के हिसाब से अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो मोटा मोटी फेयर वैल्यू पे ही ट्रेड करें। मैं इसको अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड दोनों भी नहीं कहूँगा। बुक वैल्यू के हिसाब से 807 की इसकी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% है, डेफिनेटली अच्छा है। आर ओ सी 7.93 है, ये ठीक ठाक सा है, ये ज़्यादा होना चाहिए था बट ठीक है, कोई बात नहीं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है 15.8, बट डेफिनेटली मैंने हर बार में यही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग एफ आई आईज, डी आई आईज और प्रमोटर तीनों की होल्डिंग को मिलाकर हम लोग देखते हैं कि भाई कितना होल्डिंग आया है। वो होल्डिंग कम से कम 75 to 80% के ऊपर ही होना चाहिए, तीनों का मिला के, इन तीनों का मिला के 75 to 80% के ऊपर रहेगा, तब जाके कुछ मतलब प्रमोटर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग पैटर्न सही सही रहेगा। प्लेज परसेंटेज 45.5 का है, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.84 का है, डेट टू इक्विटी 6.89 का है। डेट टू इक्विटी वैसे भी हम लोग फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स में हम लोग देखते नहीं हैं। मैंने ऑलरेडी जो बजाज फाइनेंस वाला जो वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हो। उसके अंदर भी मैंने बताया था कि कोई भी आप फाइनेंस वाले स्टॉक देखोगे, बैंकिंग वाले स्टॉक्स देखोगे, तो उसके अंदर कभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखते, क्योंकि बैंक का एनबीएफसी का काम ही वही होता है लोन देना, और वो लोग भी लोन लेके ही काम करते हैं। ठीक है, इधर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है कि 1994 में ये स्टार्ट हुआ था, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बैंक, अप्रैल मुंबई में चालू हुआ था ये। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे तो 18.14 का है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.21 का है, ग्रॉस एनपीए 2.35, नेट एनपीए 0.67, और कासा रेशियो 43% का है। अभी ये सब क्या होते हैं, ये सब रेशियोज़ को कैसे समझना है, पढ़ना है, ये मैं इसी वीडियो में आगे बात करूँगा, तो आप टेंशन मत लेना उस बात का कि अगर आप लोगों को ये बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये लोग नेटवर्किंग भी बढ़ा रहे हैं, ये लोग का 25% ये लोग के रूरल एरिया में ये लोग के बैंक्स है, सॉरी अर्बन एरिया में ये लोग के बैंक्स है, 23% रूरल में है, 32% मेट्रो में है, और सेमी अर्बन में 20% के ये लोग के बैंक्स है या आउटलेट्स है। ठीक है, कस्टमर बेस अगर देखा जाए तो ये लोग के पास 1,33,000 विलेजर्स है, यानी कि गाँव वाले, 1,33,000 गाँव ये लोग के कस्टमर बेस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लोन बुक की अगर बात करेंगे, ठीक है, लोन बुक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 26% का ये लोग का लोन बुक व्हीकल फाइनेंस में जाता है, यानी कि कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, ये सब कुछ, ट्रक लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन, ये सब कुछ ये लोग का व्हीकल में जाता है 26%, सॉरी। नॉन व्हीकल रिटेल लोन, यानी कि जो पर्सनल लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड लोन्स हो गए, वो सब कुछ 16% में आते हैं।
माइक्रो फाइनेंस में 12%, मिड साइज कॉर्पोरेट्स में 17, लार्ज कॉर्पोरेट्स में 25 और स्मॉल कॉर्पोरेट्स में 4% के लोगों का लोन जाता है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड तो लोन बुक डेफिनेटली है, ठीक है। और इधर ऑब्वियसली ये लोग ने फिर कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट के अंदर भी कितना क्या क्या कैसे जाता है वो भी ये लोग ने इधर डेफिनेटली बताया, वो जाके बाद में पढ़ सकते हो और आप लोगों को इधर समझ में आ जाएगा। इधर लोग ने बताया कंज्यूमर बैंकिंग अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ टोटल फीस रिसीव्ड बाय द बैंक, फॉलोड बाय कॉर्पोरेट बैंकिंग 22% एंड अदर 8% इज फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग अकाउंट खुलवाते हो ये लोग से, या जो भी ये लोग का फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला जो ट्रांजैक्शनल जो फीस रहता है वो सब 8% इधर से चले जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग के अब कंपनी के बारे में, अभी हम लोग इधर है ना कंपनी के और भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ कि ये प्रोज एंड कॉन्स वाला सेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी अगर इधर हम लोग देखेंगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.1% कैगर ओवर लास्ट 5 years, ठीक है। मीडियन सेल्स ग्रो 20% लास्ट 10 years। कंपनीज वर्किंग कैपिटल हैव रिड्यूस फ्रॉम 62.6 days टू 40 days 40.4 days। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये काफ़ी बुरी बात है। प्रमोटर होल्डिंग का तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5 का है लास्ट 3 साल के हिसाब से, ठीक है। कंटिजेंटी लाइबिलिटी 16,75,000 करोड़ की है। प्रमोटर्स हैव प्लेस्ड 45% ऑफ दर होल्डिंग, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा एक बुरी बात है। प्लेस्ड होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी अगर और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। यूजुअली मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखता हूँ, बट सबसे बड़ा रीज़न जो जिसके वजह से यूजुअली ये जो जो अभी फॉल आया है, जिसके अंदर 40% के आसपास का जो स्टॉक प्राइस है वो गिर गया है, तो वो इसके वजह से आया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, आप देखोगे जून के मुकाबले तो डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन कभी भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आप अगर एनालाइज करते हो ना तो हमेशा क्वार्टर टू क्वार्टर करना चाहिए। तो हम लोग एक एक क्वार्टर करके जाते हैं। सितंबर 2021 में था ये 1114 करोड़। सितंबर 2022 में वो बढ़कर 1787 करोड़ का हो गया, यानी कि डेफिनेटली 50-60% का जंप आया था उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस बढ़कर 2181 करोड़ का हो गया था, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम लोग नहीं बोल के 20% का जंप कंसिडर कर सकते हैं, 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अभी आप देखोगे वो 2181 से सीधा 1325 करोड़ पे आ गया है। तो उसलिए सबसे ज़्यादा इसको है ना, मतलब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और जो लोग भी मतलब इन्वेस्टर्स लोग थे वो लोग ने ऑब्वियसली अपना जो भी है वो लोग ने सेलिंग किए भर भर के। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 40% के आसपास का ड्रॉप आया है पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया है, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता हुआ आ रहा है। इधर आप देखोगे इधर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था, इधर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, इधर भी हुआ है और इधर भी हुआ है, ठीक है। अब इधर पंगा क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि पहले आप देखो 11,000 के इस पे लोग ने 6,170 के आसपास का इंटरेस्ट दिया। यहाँ पर 7,500 के आसपास का लोग ने इंटरेस्ट दे दिया। जहाँ पर 1,500 बढ़े वहाँ पर इंटरेस्ट में भी कुछ 1,500 के आसपास बढ़ गया था। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट वो लोग आधा दे रहे थे, यहाँ पर भी इसका इंटरेस्ट आधा ही था, ठीक है। 7,500 पे सिर्फ 4,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे, मतलब 4,000 करोड़ इंटरेस्ट दे रहे थे। 8,500 पे भी आप 4,500 करोड़ ही इंटरेस्ट दे रहे थे। बट जैसे जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब रेपो रेट कम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लोग को पंगा चल रहा है, मतलब बैंकिंग में पंगा चल रहा है। और ऊपर से कैसा हो जाता है ना बैंक का, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। तो एक चीज़ होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अभी इसके अंदर कैसा होता है कि बैंक ने ना मान लो कि लोगों से पैसे लिए या आरबीआई से लिए या दूसरे बैंक से लिए, तो वो लोग ने 6% पे पैसे उठाए, ठीक है। और बाहर ये लोग ने लोन दिया 9% पे, ठीक है। तो ये लोग का जो 3% जो बचा ना, ये लोग का बन जाता है प्रॉफिट, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट। लेकिन मान लो कि ये जो 6% है, 6% का 6% है, लेकिन अगर आप 9% के ऊपर लोन नहीं दे पा रहे हो, आप 8% के ऊपर दोगे, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू तो आपको बढ़ेगा ही, क्योंकि उतने लोग ऑब्वियसली आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे आके लोन लेंगे, तो रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, बट जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत से बात हो जाती है, ठीक है। उस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनपीए, तो एनपीए तो अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर एनपीए एक्चुअली रिड्यूस होने के बाद एक काफ़ी फिर थोड़ा बढ़ भी रहा है। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे तो 0.57 था, अभी यहाँ पर 0.64 हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। सबसे अच्छा एनपीए लोग का हुआ था 0.58, इधर 0.57। ये 3 क्वार्टर अच्छा खासा एनपीए चल रहा था पिछले साल के जून से लेकर मार्च के आसपास तक, ठीक है, सितंबर से मार्च के आसपास तक का। बट पिछले 2 क्वार्टर से एनपीए अच्छा खासा बढ़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर इधर दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे और जाके देखते हैं कि आगे और हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, ये एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। जो पहले हम लोग ने देखा वो क्वार्टरली था। अभी अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो सबसे पहले तो रेवेन्यू देखेंगे, 7,000 करोड़, 82 करोड़, ऑलमोस्ट 9,500 करोड़, 12,000 करोड़, 14,500 करोड़। अभी वो बढ़कर 45,000 750 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट भी ये लोग 25,000 करोड़ के आसपास लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि 20,000 करोड़ के आसपास के लोग के पास पैसे बच रहे हैं। उसमें से एक्सपेंसेस भी अगर निकाल देंगे, एक्सपेंसेस में क्या क्या है अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में लोग क्या करते रहेंगे, 0.88% ही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो ऐप डेवलपमेंट है लोग को जो करना रहेगा, वो सब भी लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट 8.5%, यानी कि सैलरीज वो सब 8.5% का चला जाता है। और अदर कॉस्ट यानी कि जितना भी लोग एडवर्टीजमेंट वो सब में करते रहेंगे, वो सब के लोग का 30% के आसपास जा रहा है। तो जो लोग का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो आ रहा है 3,000 करोड़ के आसपास। जो लोग का मार्जिन है 7% के आसपास का मार्जिन आ रहा है, ठीक है। अदर इनकम की अगर बात करेंगे तो अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है बैंकिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि कैसा होता है कि अदर इनकम में ना बहुत मतलब क्या कहते हैं, पैसे मिलने के चांसेस होते हैं या कमाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि इसके अंदर कैसा होता है कि बैंक्स वाले लोग क्या करते हैं, फ़ीस के मामले में पैसे ले लेते हैं, फिर एनुअल एनुअल चार्जेस के टाइम पे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। एनुअल चार्जेस हो गया, फिर कोई प्रोसेसिंग फ़ी आ गई, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस आ गई। तो ये सब जो भी फीस होते हैं ना, डेबिट कार्ड का फ़ी हो गया, कोई 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 बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर फ्री फीस चार्ज करते हैं। फिर अगर आपने मतलब मान लो जैसे मेरे पास कोटक का कार्ड है, ठीक है। कोटक के कार्ड में अगर मुझे 10 ट्रांजैक्शन फ्री मिले, मैंने 10 ट्रांजैक्शन मैंने कोई भी दूसरे अकाउंट से या दूसरे एटीएम से मैंने 10 बार विड्रॉ कर लिया, तो वो चलेगा कोटक बैंक को। लेकिन 11वीं बार जैसे मैं अगर करूँगा ना, तो मुझे उसका चार्जेस लगेगा। तो ये सब जो चार्जेस होते हैं ना, तो ये सब बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बोनस इनकम हो जाती है अगर हम लोग एक हिसाब में समझेंगे तो, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मेहनत नहीं करना होता है। वो एक ही बार अकाउंट खुला ले, उसके बाद कुछ ना कुछ चार्जेस चालू रहते हैं। बाकी जो नए अकाउंट्स खुलवाने में यूजुअली आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये वो सब कुछ लगता है, बट ये सब जो अदर इनकम वाले जो चार्जेस है वो सब इजीली हम लोग को निकल जाते हैं। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले इनकम है अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे डिविडेंड पे आउट तो अच्छा खासा लोग दे रहे हैं, 14% 15%। अर्निंग्स पर शेयर भी अच्छी खासी हुई है, जहाँ पर अभी 10-11 साल पहले अगर हम लोग देखेंगे 2013 में 20 रुपये का था, अभी सीधा 115 रुपये के आसपास हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग इधर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल के हिसाब से 19% है, 5 साल के हिसाब से 16 है, 3 साल के हिसाब से भी 16 है, और ट्रेलिंग 12 मंथ, ठीक है, यानी पिछले 12 महीने के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 18% के हिसाब से लोग का सेल्स ग्रोथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 साल के हिसाब से 20% था, 5 साल के हिसाब से 22%, पिछले 3 साल में 47% हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो -2% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। जहाँ पर आप 47% प्लस थे, वहाँ पर आप मार्जिन तो छोड़ो, मतलब आप नेगेटिव में आ गए हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक बुरी बात है, ठीक है। स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो ज़्यादा इतना चेंजेस नहीं दिखा है, पहले 3% अप था, फिर 9% डाउन हुआ 5 साल में, फिर 3 साल में वापस 2% अप हुआ, और उसके बाद पिछले 1 साल में 32% डाउन है। तो ये ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में तो इसकी हालत बिल्कुल ही बेकार हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे एक सही नंबर लग रहा है, कांस्टेंट है, 13 और 15% का, ठीक है। डेफिनेटली इसको बढ़ाने का सोचना चाहिए मतलब बैंक ने, कि भाई हम लोग इसको कितना और अच्छा बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ये क्या कहते हैं, मतलब ओवरऑल बैंक के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी बोरोविंग्स हम लोग को फाइनेंस वाले स्टॉक्स पे नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो कोई भी बैंक्स हो, क्योंकि बैंक का काम ही होता है कि भाई बोरो करके
ठीक है, बोरो लेस इंटरेस्ट मतलब लेस परसेंट पे बोरो करेंगे और उसके बाद वो ही लेंड करेंगे यानी उधार देंगे बड़े ज़्यादा परसेंटेज पे। ठीक है, अभी बैंक पैसे कहाँ कहाँ से ले सकता है? बैंक के पास पैसे मिलते हैं कस्टमर से। ठीक है, कस्टमर यानी कि जैसे आप और मेरे जैसे जो लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसे, वो होते हैं। आरबीआई पैसे दे सकता है बैंक को, बैंक दूसरे बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसे ले सकते हैं। तो ये सब जगह से बैंक के पास पैसे आ सकते हैं। अभी बैंक वो लोग से पैसे लेगा, किसी से भी पैसे लेगा, तो डेफिनेटली वो लोग को कुछ एक इंटरेस्ट वापस देगा। जैसे अगर मैं एक बैंक में अपना अकाउंट खोलता हूँ तो मुझे 3 से 5% के आसपास का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे सेविंग्स अकाउंट पे। ठीक है, बट अगर बैंक वही अगर पैसा लोन पे देगा तो बैंक 5% के ऊपर तो लोन नहीं देगा ना। बैंक लोन देगा मिनिमम 9% 10% से तो स्टार्ट होंगे। ठीक है, होम लोन सब 9% 10% से स्टार्ट होते हैं। और वो भी अगर मेरा सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरा एक एवरेज सिबिल स्कोर रहेगा, एवरेज सिबिल स्कोर, तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मुझे 12 से 13% भी देना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड उस सब में तो 45% के आसपास इंटरेस्ट रेट चले जाते हैं। ठीक है, बाय द वे आपको पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड वो सब के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, मतलब पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, उसके ऊपर भी एक जल्दी से एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, हाँ, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैश इक्विवेलेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। कैश इक्विवेलेंट्स से लोग के पास अच्छा खासा है, 36,000 करोड़ का कैश है। बट अगर हम लोग वो भी देखेंगे तो वो भी पिछले 2-3 साल में ड्रॉप होता हुआ नज़र आया है। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज कैश है, अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, तो मैं उसको इतना ज़्यादा कंसर्निंग सी बात नहीं समझूंगा। यहाँ पर अगर हम लोग बोरिंग्स का देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी जो भी है अदर बोरिंग्स में है 4,32,000 करोड़ का। ठीक है, और इधर लाइबिलिटीज़ है कुछ ट्रेड पेबल्स 1,400 करोड़ के आसपास, और अदर लाइबिलिटी आइटम्स में भी 18,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, अभी 4-5 दिन पहले ही बनाया था। आप वो जाके देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका आप जाके देख लेना एक बार ही, आपको समझ में आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं और कैसे समझते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर यूजुअली जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, रिटेल हो गए, ठीक है, फार्मा हो गया, कोई भी बिजनेस मतलब बैंकिंग या एनबीएफसीज के अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस होता है जहाँ पर अगर आपके पास मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको माल बेचना पड़ेगा और आपके पास पैसे आएंगे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आप माल बेचोगे तभी पैसे आएंगे, और उसके बाद अगर आपको माल खरीदना रहेगा तभी आपके पास पैसा जाएगा। बट यहाँ पर है ना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है कि बैंक को पैसा कमाने के लिए बैंक को लोन बाहर देना ही पड़ेगा, तब जाके ही इवेंचुअली बैंक के अंदर पैसा आएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे लोन्स एडवांसेस 9,500 करोड़ के लोग ने लोन दिए पहले, फिर 11,000 करोड़ के, 14,000 करोड़ के। अभी जो मार्च 2024 वाला जो ईयर था उसके अंदर 56,000 करोड़ के लोन ये लोग ने दिए हैं मार्केट में। अभी ये जब लोन बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली तभी ही जाके हम लोग के पास या बैंक के पास रादर उसके ऊपर पैसे आएंगे, इंटरेस्ट से वो लोग कमा पाएंगे। अभी अगर डिपॉजिट की बात करें, जो आपके मेरे जैसे कस्टमर लोग ने जो पैसे डिपॉजिट करे हैं, वो पैसे अगर आप देखोगे तो 11,500 करोड़ के आसपास का हुआ था मार्च 2013 में, और उसके बाद डिपॉजिट अभी बढ़कर 48,000 करोड़ के आसपास हो गए। तो अभी इसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा एक नेगेटिव मुझे ये लग रहा है कि बीच बीच में ना डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये कोविड का टाइम था, चलो इसको हम लोग एक एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। ठीक है, बट कोविड के बाद भी 54,000 हुआ सिर्फ, और इधर 37,000, इधर 42 और इधर 48। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये वापस वो लोग ये ग्रोथ नहीं ला पाए इधर। ये 54,000 से अगर वापस इधर 54,000 55,000 के आसपास भी होता ना तो भी वो सही रहता। अभी ये लोग का ग्रोथ है ना काफ़ी ज़्यादा एक स्लो ग्रोथ नज़र आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसीलिए हम लोग ने जब ऊपर भी देखा कि स्टॉक प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी उस समय भी इतने ज़्यादा कुछ हम लोग को क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी इधर हम लोग देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स परचेस्ड, यहाँ पर कुछ 650 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स परचेस हुए हैं और जो 17 करोड़ के आसपास के लोग ने सोल्ड किया है। ठीक है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अगर हम लोग इधर पर देखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग, यहाँ पर बोरिंग्स ऑब्वियसली ये लोग ने बोरिंग्स ली है कुछ 9,000 करोड़ की, फिर 12,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की। यहाँ पर ये लोग ने वो बोरिंग्स वापस भी करी है, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग को डेफिनेटली देखना चाहिए। डिविडेंड्स भी अच्छे खासे लोग पे कर रहे हैं। पिछले साल में 1,000 करोड़ के डिविडेंड्स पे किए, उसके पिछले साल 650 करोड़ के, उसके पिछले साल 400 करोड़ के। तो डिविडेंड्स डेफिनेटली लोग पे कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि अभी फ़िलहाल डिविडेंड कंपनी को पे करने से ज़्यादा ये लोग को और अपने जो नंबर्स है वो लोग को सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद कभी कहीं ये लोग डिविडेंड पे करने का सोच सकते हैं, ठीक है। अगेन ये मेरी राय है। जिस पहले तो बाय द वे मैं ये बता दूँ कि ये इंडसइंड बैंक फ़िलहाल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है। ये मैं सिर्फ एक एनालिसिस के हिसाब से कर रहा हूँ, और बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज कैसे करते हैं उस हिसाब से मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। खुद का एनालिसिस खुद करना और उसके बाद ही कोई भी बाय या सेल डिसीजन बनाना, ठीक है। कैसा होता है कि अभी ये मैं देख रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ़िलहाल ये इतना अच्छा नहीं लगा। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल मेरे रेडार में नहीं है, बट कल को मेरे रेडार में आ सकता है। मैं इसके अंदर अपनी पोजीशन बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ, क्योंकि शायद मुझे इसी सेक्टर में कोई दूसरे बैंक्स मिल जाए या मुझे कोई दूसरे सेक्टर में कोई दूसरा अच्छा स्टॉक मिल जाए तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि किसी के भी बोलने पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं करना, खुद का एनालिसिस खुद करना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे आरओई तो बाय द वे एकदम कांस्टेंट है, ई चल रहा है 15%, 17%। बट यहाँ पर 2015 के साल, 2016, 2018 ये सब टाइम पे आरओई अच्छा था, 2013, 14 ये सब टाइम पे आरओई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आरओई में भी डेफिनेटली ड्रॉप आया है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोविड के बाद, ये जो 2021 वाला जो साल था उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग एक ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 2025 से 2026 वाला जो साल होंगे तो वहाँ पर आरओई में ग्रोथ आएगा, और कहीं ना कहीं ये अभी 15% से बढ़कर वो 17-18% तक भी जाने के सोच सकते हैं, क्योंकि लगा मैक्सिमम भी 18% ही था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, ठीक है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न ये मैंने ईयरली टाइम फ्रेम पर ही देखा हो। आप देखो कि 2017 में शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रमोटर के पास 16% होल्डिंग्स थी, एफ के पास 48 थी, डीआईएस के पास 13% है और पब्लिक के पास 20%, ठीक है। अभी अगर हम लोग आज की बात करेंगे, यानी कि सितंबर 2024 के क्वार्टर तक का अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग डेफिनेटली घट गई है, 16, 16.5 के भी नीचे आ गई है। एफ आई एस के पास 34% है, डी आई एस के पास 34.5% है, पब्लिक के पास 14.5% ही है सिर्फ, ठीक है। तो डेफिनेटली एफ आई एस और डी आई एस अभी भी ये मतलब एफ आई एस और डी आई एस को अभी भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं अभी भी ये जो बैंक है ये एक एक टर्न अराउंड बन सकता है, और इसके ऊपर अच्छा खासा रिकवरी मिलके ये कहीं ना कहीं अब एक ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले टाइम में। और सच कहूँ तो मुझे भी ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये लोग ने थोड़ा थोड़ा, ये लोग ने जैसे इधर आरोही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हाँ, जो हम लोग ने यहाँ पर भी देखा था कि जहाँ पर ये लोन 54,000 करोड़ के थे डिपॉजिट्स, अभी वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं मार्केट वापस रिकैप्चर करने का सोच रहे हैं और अपना जो भी है ऑपरेशंस और इफ़ेक्टिव करने का सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये अभी फ़िलहाल तो मतलब अभी भी उसके अंदर वो डाइसी सिचुएशन ही है। और एक दो क्वार्टर हम लोग को जाके रुक के मतलब देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्म करे, क्या समझ में आ रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर, या एटलीस्ट मैं तो कोई भी बाय सेल रिकमेंड मतलब बाय सेल डिसीजन में उसके बाद ही मैं खुद ही तभी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग्स है, ये सब भी आप देख सकते हो दूसरे दूसरी कंपनी का भी, सिर्फ ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्टॉक का, बट कोई भी दूसरी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पर से मैंने पीपीटी डाउनलोड करा है, मैं आप लोगों को पीपीटी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो हम लोग को देख लेना चाहिए। तो लोन्स की अगर बात करेंगे तो लोन्स ये लोग का 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्वार्टर के हिसाब से 3% बढ़ा है। डिपॉजिट भी 15% बढ़े हैं, क्वार्टर के हिसाब से 3% हुआ है। कासा रेशो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा होता है, ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा है, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% है। अभी कासा रेशो क्या होता है, कस्टमर सॉरी हाँ, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट को सी ए लिख देते हैं, एस ए लिख देते हैं,
फिर उसके बाद एफडी हो गया, एफडी को ही टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, आरडी हो गया। तो इन सब माध्यम से आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो। अभी ये सब में क्या होता है, करंट अकाउंट में तो एक भी रुपए का मतलब इंटरेस्ट नहीं देते। सेविंग्स अकाउंट में 2 से 5% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में एफडी में आसपास आपको 6 से 8% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आरडी में भी 5 से 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। तो आप देखोगे कि ये सब का एवरेज मिला के ना, मोटा मोटी बैंक का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी कि आपसे पैसा लेने का या किधर से भी पैसा उधार लेने का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो काफ़ी ज़्यादा एक छोटा हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि पैसे अपने को कितने पे मिल रहे हैं, मान लो 6% पे मिल रहे हैं, और बैंक ऑन एन एवरेज अगर लोन दे रहा है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, स्टूडेंट लोन हो, ये सब कुछ मिला के बैंक अगर अपने को 10% ऑन एन एवरेज लोन दे रहा है, तो ये 6 और 10% का जो स्प्रेड हो गया, ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4% जो है ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है, जितना कासा रेशो जितना हाई रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये लोग ने पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ाया है, बट पिछले क्वार्टर के हिसाब से सिर्फ 1% बढ़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। टर्म डिपॉजिट, जो कि हम लोग ने बोला था, टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है, पिछले साल के हिसाब से 21% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% के हिसाब से बढ़ा है। तो साल के हिसाब से तो अच्छा खासा बढ़ा है, बट क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी कम बढ़ा है। क्वार्टर के हिसाब से भी मेरे हिसाब से 10% बढ़ना चाहिए था। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1331 करोड़ का है, क्वार्टर के हिसाब से 39% का लॉस है, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 40% का इसके अंदर लॉस है। वन ऑफ द रीजंस क्यों इतना मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया इसके रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से भी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 8% ईयर ऑन ईयर का लॉस है। रेवेन्यू के हिसाब से भी 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का लॉस है। टोटल अदर इनकम में भी 11% और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर का लॉस है। नेट इंटरेस्ट इनकम 5% ईयर ऑन ईयर के ऊपर प्रॉफिट है, बट क्वार्टर के हिसाब से 1% का लॉस है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस करा था, कि 10% का अगर हम लोग लोन बाहर बैंक लोन दे रहा है और 6% बैंक को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लग रहा है, तो ये जो 4% का जो ये बचा हुआ जो परसेंटेज है, ये बैंक का मेन वो है, क्या बोलते हैं, इनकम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट 1% है, जो कि अच्छा चल रहा है। ठीक है, हम लोग इसको ठीक ठाक ही बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.11% है, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, अभी ऑब्वियसली ये लोग ने प्रोविजनिंग निकाल के करा है। प्रोविजनिंग क्या होता है, मैं 2 मिनट में आपको बता दूँ। कॉस्ट टू इनकम, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक रेशो है, ये भी जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अभी कॉस्ट टू इनकम क्या होता है ना, कि 52.21 दिया है यहाँ पर, ये ठीक है, 52.21 दिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब रहता है कि मुझे 52 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे हैं 100 रुपये अर्न करने के लिए। ठीक है, तो मैं जितना कम पैसे स्पेंड करूँगा, मान लो मैंने अगर 20 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ और 20 रुपये से मुझे 100 रुपये आ रहे, तो यानी कि 5 गुना पैसा मेरा तो इससे ही आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं 2 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ और उससे मुझे 10 रुपये मिल रहा है। तो मेरा जो कॉस्ट टू इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जितना कम रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, अभी प्रोविजनिंग समझाने के लिए ना नेट नेट एनपीए आप लोगों को समझना पड़ेगा, और नेट एनपीए के पहले आपको ग्रॉस एनपीए समझना पड़ेगा, और ग्रॉस एनपीए के लिए पहले आपको एनपीए समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अभी बैंक के लिए एसेट क्या होता है, बैंक के लिए एसेट होता है उसके लोन्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी एसेट कैसे परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि मान लो अगर मैंने 100 रुपये मार्केट में लोन दिए है, ठीक है, जिसमें से मुझे 90 रुपये आ गए हैं, 10 रुपये अभी भी बाकी है। अभी वो 10 रुपये मुझे पिछले 6 महीनों से नहीं आए समझो। ठीक है, 6 महीनों से नहीं आया, तो ये मेरे लिए हो जाएगा एनपीए। ठीक है, अभी इसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर 90 दिन से ज़्यादा वो नहीं आया है तो वो ग्रॉस एनपी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा दिन से नहीं आया, मान लो 12 महीने के ऊपर हो गया, नहीं आया मेरे पास वो पैसा, तो मैं उसको मैं नेट एनपीए में कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, अभी प्रोविजनिंग क्या होती है ना, कि मान लो जैसे मैंने 100 रुपये का लोन दिया था, जिसमें से 90 रुपये मुझे आगे 10 रुपये नहीं आए। अभी 10 रुपये जो नहीं आए उसमें से मान लो पूरे के पूरे 10 रुपये 90 डेज़ के ऊपर हो गए। ठीक है, 90 डेज़ प्लस हो गए। तो आरबीआई मुझे क्या कहता है कि जितने भी मेरे पास ये है ना
जितना भी मेरे पास ग्रॉस एनपीए चल रहा है उसका मुझे कुछ परसेंटेज साइड में रखना पड़ेगा। मान लो 10 रुपये का मैं 10% साइड में रखता हूँ, 1 रुपया मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, ये 1 रुपये को मैं बोलूँगा प्रोविजनिंग। ठीक है, प्रोविजनिंग यानी कि कल को अगर वो 10 रुपये मुझे पूरे भी नहीं आएंगे तो मुझे मेरे पास 1 रुपया रहेगा, जो मैं वापस अपने कस्टमर्स ने जब भी वो लोग ने अगर पैसे रिक्वेस्ट करे तो मैं वो पैसे वो लोग को दे सकता हूँ वापस। तो इसके अंदर जो डिपॉजिटर होते हैं वो लोग का लॉस नहीं होने के लिए बैंक्स को प्रोविजनिंग रखना पड़ता है। ठीक है, और ख़ुद को कोलैप्स होने से बचाने के लिए, क्योंकि बैंक कब कोलैप्स होंगे, जब वो लोग बैड लोन्स देंगे। ठीक है, वो लोग सिर्फ लोन बुक में लोन भरने के लिए, दिखाने के लिए वो लोग ने लोन्स दे दिए, और उसके बाद ऐसे लोगों को लोन दे दिए जो लोग वो लोन रीपे ही ना कर पाए। और अगर लोन रीपे ही नहीं करेंगे तो बैंक्स के पास रेवेन्यू ही नहीं आएगा। करेक्ट। तो ऐसे में इसके लिए हमेशा ये बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड लोन बुक होना चाहिए। ठीक है, जो कि इंडसइंड बैंक का डेफिनेटली हम लोग को दिख रहा है। और दूसरी बात, प्रोविजनिंग होना ज़रूरी है। अगर आपने प्रोविजनिंग करके रखा है तो अगर मान लो वो 10 रुपये नहीं आ रहे, तो मुझे मालूम है 10 रुपये में से एटलीस्ट मैंने 2 रुपये साइड में रखे हैं, तो वो मुझे जहाँ पर 10 रुपये का लॉस होने वाला रहेगा वहाँ पर सिर्फ 8 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस एनपीए, जिसके अंदर हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि लोन का वो पैसा मुझे अभी नहीं आएगा। ठीक है, बट ग्रॉस एनपीए से नेट एनपीए जाने तक बैंक या एनबीएफसी क्या करते हैं, लोग फिर एक फाइनल अटेम्प्ट करते हैं कि भाई हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि भाई ये बंदे से हम लोग को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो नेट एनपीए के लिए, ठीक है, नेट एनपीए के लिए कभी जाता है जब उसके लिए कोई भी प्रोविजनिंग नहीं होती है। ठीक है, मतलब अभी जैसे हम लोग ने पहले वाला एग्जांपल देख लो कि 100 रुपये में से 90 रुपये आ गए, 10 रुपये बचे जिसमें से 2 रुपये मेरे प्रोविजनिंग थे। ठीक है, प्रोविजनिंग थे जो मेरा जीएनपी में चला गया। ठीक है, जीएनपी में मेरा 10 रुपये चले गए, 10 रुपये थे जिसका 2 रुपये का प्रोविजनिंग था। अभी नेट एनपीए का आएगा, अभी इसमें 10 में से 2 रुपये गए तो 8 रुपये बचे थे। 8 रुपये के लिए मैंने कुछ ये करा था क्या, कोई प्रोविजनिंग रखा है मैंने, किधर कुछ पैसा साइड में रखा है, नहीं रखा है, तो वो हो गया मेरा एन यानी कि नेट एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। 0.64 एक अच्छा नंबर है। ठीक है, बट इसको भी और जितना हम लोग कम कर सकते हैं वो डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बाकी इधर तो बाकी ये सब नॉर्मल रेशियोज़ ही है। आप ये जो भी हो पीपीटी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो क्या है कैसा है। और अगर आप लोगों को नहीं कुछ समझ में आएगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट पर ही रिप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा। कोई एक स्पेसिफिक रेशियो नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ एक स्पेसिफिक उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं समझ में आ रही है, मैं कमेंट करके या फिर कोई एक पोस्ट डाल के या फिर एक छोटा सा शॉर्ट्स या एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि क्या होता है उसका मतलब। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।